सक्रिय नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया, उससे अच्छा मैं रिजाइन दे दूं तो भाई, इसलिए मैं पुनः उस होटल को स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ इसलिए मैंने मुर्गी फार्म का एक काम प्रारंभ किया है, अब उस पर धीरे से काम करेंगे। भाजयुमो में पहले अमित साहू जी रहे, अभी राहुल टिकरिया जी हैं। बातचीत हो रही है किसी से? नहीं हुई है। सही मैं कहूँ तो मेरा संवाद बहुत लोगों से नहीं हो रहा है। कह भी रहे हैं कि भैया धैर्य रखना था, आप थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। तो जैसा सरकार आने के बाद राजनीति का कल्चर बदल चुका है। मेरा स्वभाव है, मैं कोई चीज़ों को देख के अनदेखा होकर निकल जाऊँ, मुझसे हो नहीं पाएगा। भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के घर आए हैं हम, और रवि भगत जी से जानेंगे कि उन्होंने जन्मदिन के दिन ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा क्यों दिए। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये रवि भगत जी का घर है, और रवि भगत से बातचीत करेंगे सीधे। किनसे नाराजगी रही भाई, क्यों इस्तीफा दे दिए, क्या कारण रहा, किन किन लोगों ने मनाने के लिए फोन किया है। तो तस्वीरें जो देख रहे हैं ये रवि भगत जी का घर है, यही रवि भगत जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। फिलहाल देखिए ये लैलूंगा ब्लॉक का झरन गांव है, यानी कि लैलूंगा विधानसभा का मुख्यालय। यहीं से जो है रवि भगत जी प्रदेश स्तर की जो भाजयुमो की राजनीति है वो करते रहे हैं। यहीं से उनकी पत्नी है शांता भगत, वो डीडीसी हैं। तो ये देख लीजिए उनका यहाँ कुछ सामान रखे हैं। तो रवि भगत जी मेरे साथ हैं, बात कर ले रहे हैं। भैया जोहार। जोहार जोहार जोहार। कैसे हैं? ठीक है, मस्त है। नाराजगी है आपसे थोड़ा? अब हो सकता है। कल मैं भैया को फ़ोन किया, जन्मदिन की बधाई देने के लिए फ़ोन किया, लेकिन किसी कारणवश फ़ोन नहीं उठा पाए। देर शाम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया, उस पोस्ट को देखकर लाखों युवा थोड़े हताश हो गए होंगे, निराश हो गए होंगे, या बहुत कुछ जानना चाह रहे हैं। तो उसमें थोड़ा बात कर लेते हैं, क्या है कहानी। आपको क्षमा मांगने के साथ मैं ऐसे और अन्य लोगों से भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी हैं जिससे बहुत से मित्रों का, बहुत से साथियों का, शुभचिंतकों का मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूं। अभी तक उनसे मैं रिटर्न कॉल करके जवाब दे पा रहा हूं। इसलिए आपके इस वीडियो के माध्यम से मैं उनसे भी क्षमा चाहूँगा। थोड़ी सी समय के बाद मैं सबसे बातचीत करूँगा। बातचीत का दौर शुरू करते हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय स्तर की आपने राजनीति की, विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं प्रदेश में भाजपा की कमल खिलाने में आपका एक बड़ा योगदान रहा। अचानक से जब सत्ता का सुख भोगने का दिन है तो इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, विषय ऐसा है कि जैसी भूमिका रही, जितना संगठन ने समझा उतना अपन काम किए। और वर्तमान स्थिति में राजनीति के भाग दौड़ में घर की आर्थिक स्थितियों को मैंने बहुत मैनेज करने में मैं थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और अभी खुद को संभालना है, अभी परिवार भी है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं और मेरी पत्नी दोनों सक्रिय राजनीति में हैं। तो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को राजनीति में आगे बढ़ना चाहिए, एक व्यक्ति को घर की चिंता करनी चाहिए, आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इस दृष्टि से मुझे लगा कि मैं सक्रिय राजनीति से और प्राथमिक सदस्यता से त्याग पत्र देके मैं अपने आर्थिक स्थिति को ठीक करूंगा। साथ में कुछ सामाजिक क्षेत्र के काम हो गए, मैं उन कामों को। मैं कल सोशल मीडिया पर जो खबर बनाया कि आपके इस्तीफे को लेकर, उसके बाद से लोग लगातार कमेंट करते आ रहे हैं। कमेंट करते हुए लोग अब ये जानना चाह रहे हैं कि रवि भगत स्थानीय मुद्दों को लेकर फिर से मुखर होंगे। लोगों की जो समस्याएं हैं उसको, चाहे वो सरकार में रहे या विपक्ष में रहे, मुखर होकर इस बात को रखते थे। तो अब क्या रवि भगत उन मुद्दों को रखेंगे या फिर घर में बैठ जाएंगे? लैलूंगा मोर जन्मभूमि, लैलूंगा मोर पहचान है। लैलूंगा के हित के लिए मुझे जहाँ जाके काम करना पड़ेगा, मतलब जो काम करना पड़ेगा, मैं लैलूंगा के हित के लिए काम करूँगा। और लैलूंगा की समस्याओं के लिए, क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं कोई चीज़ों को देख के अनदेखा होकर निकल जाऊँ, मुझसे हो नहीं पाएगा। तो लैलूंगा की आवाज़ उठाते रहेंगे। क्या यही बात जो है शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर गया और आपको अचानक से लूप लाइन कर दिया गया, ऐसा लोग कह रहे थे? मैं भी अंदाजा लगा रहा था, कयास तो कई तरह के लगाए जाते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लूप लाइन में कर दिया गया ऐसा नहीं है। मैं अगर पुनः जाके बैठना उठना चालू करता तो मुझे लगता है सारी चीज़ें स्थिति ठीक हो सकती है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि राजनीति की सक्रियता के ये में, क्योंकि कोई पुश्तैनी व्यवसाय नहीं है, बहुत ज़्यादा खेती किसानी नहीं है, इसलिए आर्थिक समस्याएं तो मेरे साथ बार बार जो जूझ रहे, उनको ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा अपने आप को स्थायी करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी वर्तमान में देख रहे हैं लगातार आपसे लोग मिलने आ रहे थे, स्थानीय लोग आपसे चर्चा कर रहे थे। मैं देखा काफ़ी गंभीरता से आप लोगों की बात सुन रहे हैं। उम्मीद है कि भविष्य में लैलूंगा से कोई बड़ा पद के लिए आप जो है आगे बढ़ेंगे।
देखिए, पद तो मुझे लगता है कि युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय मंत्री उससे बड़ा और पद मुझे और कुछ मिले ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत बड़ी जिम्मेदारी संगठन ने मुझे दिया था और आने वाले समय में जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस भूमिका में खुद सीधी को। बात, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सक्रिय राजनीति में है, राजनीतिक जीवन में है, तो हर किसी की मंशा रहती है कि मैं निर्वाचित जनप्रतिनिधि बनूं, और निर्वाचित जनप्रतिनिधि इसलिए बनूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस वर्ग से आता हूं, उस वर्ग की कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी पीड़ा है, उन पीड़ा को, उन बातों को उपयुक्त पटल पे रखने के लिए मुझे, मेरी आवश्यकता है कि मैं रखूं तो मैं कुछ कर सकता हूं, ऐसा सोच के साथ राजनीति में अपनाए हैं और उस समय तय करेगा। पूछना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन पूछूंगा। किन किन लोगों का फोन आया मनाने के लिए? क्या बात हुई कि रवि भाई ऐसा क्यों किया, रवि भैया आगे क्या रणनीति है? कुछ जानना चाह रहे होंगे लोग। अब व्यक्तिगत मित्रों का फोन आया, कुछ लोग वो थोड़ा पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि भैया ऐसा नहीं करना था, आपका अपना राजनीतिक जीवन है लेकिन आपके साथ हम जुड़े थे, कई लोगों की उम्मीदें आशा थी, ऐसे करके हर किसी के बातचीत हो रहा है। और कई लोग कह भी रहे हैं कि भैया धैर्य रखना था, आप थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं कितना हड़बड़ा जाता हूँ, कितना धैर्य रखना चाहिए, धैर्य की क्या परिभाषा होती है। अभी की परिस्थिति में मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैंने कहाँ धैर्य नहीं रखा, कहाँ धैर्य खोया, क्योंकि काम करते वक्त मुझे जहाँ प्रखरता से काम करने की आवश्यकता महसूस हुई, मैंने काम किया। अब हो सकता है कि मुझ में धैर्य ना हो, ऐसा आप मान सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तो आपने इस्तीफा दे दिया। वनवासी कल्याण आश्रम है, काफी जुड़ाव है आपका, आप खुद जाते हैं। डीलिस्टिंग को लेकर, एक धर्मांतरण को लेकर कई जगहों पर आप मुखर होकर बात रखते हैं। क्या यहाँ से जुड़े रहेंगे आप? ये कल्याण आश्रम का काम कोई संगठन का काम नहीं है, वो मेरे घर का काम है। मेरे ये कहेंगे कि इस जीवन के ध्येय का एक काम है, क्योंकि कल्याण आश्रम जिस प्रकार से जनजाति समाज की संस्कृति रीति रिवाज को सहेजने में काम करता है, तो उस काम को करने के लिए मुझे किसी प्लेटफार्म या किसी पद प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। मुझे जहाँ समाज का काम करने की आवश्यकता पड़ेगी, जनजाति समाज के लिए कल्याण आश्रम बहुत अच्छा काम करता है, मैं उसका काम करता रहूँगा। वर्तमान में देखा जा रहा है कि प्रदेश के कई बड़े नेता हैं, आप नाम भी जान रहे होंगे, सोशल मीडिया पर तो दिखता ही रहता है, सरकार से कुछ नाराज चल रहे हैं भैया। आप तो प्रत्यक्ष रूप से इस्तीफा दे दिए, कुछ लोगों से बात हो रही है आपकी कि क्यों नाराजगी है, क्या कारण रहे हैं? देखिए, सही मैं कहूँ तो मेरा संवाद बहुत लोगों से नहीं हो रहा है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जो सामने दिखता है मीडिया में, सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, उन्हीं विषय को नोटिस करते हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने किसी से इन विषयों पे संवाद नहीं किया। शायद संवाद करता तो उनकी जानकारी होती, लेकिन बातचीत नहीं करने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा इस विषय पे नहीं बोल पाऊँगा। सीएम साय लगातार यहाँ से सांसद रहे, मुख्यमंत्री हैं, आपके तो पड़ोसी हैं, बातचीत हुई उनसे? कुछ बोले वो कि बात कैसे हुआ, रवि क्यों हुआ? कुछ प्रतिक्रिया आई है? ना मैंने उनको इस विषय पे कोई जानकारी दी है, ना मैंने उनसे कोई सलाह लिया है, ना अभी तक उनका किसी प्रकार से मुझे फ़ोन आया है। और ऐसे मुझे बात करना चाहिए, लेकिन मैंने बातचीत नहीं की है। अमूमन देखा जाता है कि कोई इस्तीफा देता है, इस्तीफा देने के बाद उस इस्तीफे को स्वीकार किया जाता है या फिर समय दिया जाता है। ऐसा आपके मामले में कुछ हुआ है कि इस्तीफा आपने मंडल अध्यक्ष को दिया है, होता जी है कोई, उनको दिया है, उसके बाद से वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचा है, रिजेक्ट कर दिया इस्तीफा, या फिर इस्तीफा ठीक है रवि आप बहाल कर दिए गए, आपको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, कुछ बात हुआ है ऐसा? देखिए, अभी तो मैंने कल शाम को 7 बजे आसपास माननीय अध्यक्ष जी को इस्तीफा दिया है, और उसके बाद मैंने सोशल मीडिया पे उसको पोस्ट किया है। उसके बाद उनकी ओर से, और मैंने जानने का अभी तक प्रयास भी नहीं किया कि स्वीकार हुआ नहीं, क्योंकि मेरी ओर से मैंने इस्तीफा दे दिया है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं अभी भाजपा का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। क्या करेंगे आगे, रणनीति क्या रहेगी? रायगढ़ के मुद्दों को लेकर, लैलूंगा के मुद्दों को लेकर, चाहे वो खनिज को लेकर हो, पर्यावरण को लेकर हो, या फिर लोगों के हक की बात को लेकर हो, अब रवि भगत स्वतंत्र हो गए हैं? देखिए, जहाँ जो आवश्यकता पड़ेगी और जैसे भूमिका अदा करने की नौबत आएगी, उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। विधानसभा चुनाव है 2-2.5 साल के बाद में, तो हम तो अंदाजा लगा रहे हैं कि रवि भगत जमीनी अपना जमीन तैयार कर रहे हैं, गहराई से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपका क्षेत्र है, लगातार कार्य किए हैं। तो हम सोच लें कि जो देख रहे हैं आपको वो अंदाजा लगा लें कि लैलूंगा विधानसभा इस बार रवि भगत दावेदारी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दावेदारी करना होता तो मैं पार्टी में जाके उस फोरम में जाके काम करता, और अभी ऐसे दावेदारी करना, प्रत्याशी होना, इस प्रकार का विषय अभी नहीं है। वो समय तय करेगा कि उस समय क्या आवश्यकता होगी, क्योंकि लैलूंगा लगातार कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है, तो समय के अनुसार फिर उस
भूमिका को भी विचार करेंगे। कुछ लग रहा है भैया कि कम्युनिकेशन गैप हुआ है भाजपा में, कहीं ठीक नहीं चल रहा है, कुछ लोग जो है वर्चस्व दिखा रहे हैं, दबा रहे हैं लोगों को, ऐसा कुछ चल रहा है क्या? देखिए, सरकार अच्छी चल रही है और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं उन परिस्थितियों में खुद को नहीं ढाल पा रहा हूँ जिन परिस्थितियों में मुझे ढालना चाहिए। मुझे ऐसा सबको लगता है और मुझे भी लगता है कि मैंने उन परिस्थितियों में खुद को नहीं ढाल पाया जैसा सरकार आने के बाद व्यक्ति को अपना स्वभाव करना चाहिए, इसलिए शायद मैं वहाँ एडजस्ट नहीं हो पाया। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं कि आप जो है लेलुंगा से पदयात्रा करके रायगढ़ तक जा रहे हैं, चाहे मुद्दा कोई भी हो, रायगढ़ की जर्जर सड़कें हो या फिर कोई भी मुद्दा हो, अगर वरिष्ठ नेता भाजपा से फोन करते हैं, रवि भाई आप तो हमारे पुराने साथी रहे हैं, हमारी सरकार की छवि क्यों खराब कर रहे हो, आप ही की सरकार की छवि क्यों खराब कर रहे हैं, तब क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? देखिए, काम होना चाहिए जनता का। मैं लेलुंगा की सड़क के लिए पिछले बार सप्ताह भर से भूख हड़ताल पे बैठा था। माननीय सीएम साहब उस समय केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि तुम भूख हड़ताल को ख़त्म करो, राशि स्वीकृत होती है और काम चालू हो जाएगा। हमने भूख हड़ताल को ख़त्म किया। हम जनता के किसी मुद्दे को उठाते रहेंगे और समाधान होगा तो निश्चित ही आंदोलन खत्म होगा, नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। अपने लोगों से किनसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि भाजयुमो में पहले अमित साहू जी रहे, उसके बाद आप भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष बने, अभी राहुल टिकरिया जी हैं, तो अपने लोग मान सकते हैं, माने या ना माने, बातचीत हो रही है किसी से? देखिए, टीम में काम किए हैं तो सारे अपने लोग हैं और उनके साथ सबके साथ संबंध है। लेकिन अभी जो मेरा निर्णय हुआ है, मैंने इस्तीफा दिया, इसके बाद किसी से बहुत संवाद बातचीत अभी नहीं हुई है। सारे लोग साथ टीम में काम किए हैं, हम पार्टी में रहे नहीं रहे, वो संबंध रहेगा, वो आत्मीयता रहेगी। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग सोच रहे हैं कि रवि भगत अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या हमारी मांगे रहेंगी, मतलब क्या हमारे मुद्दों को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, उसको लेकर अगर आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं युवा मोर्चा चाहे विभिन्न राजनीतिक संगठनों में काम करने वाले युवाओं से यही मैसेज देना चाहूँगा कि राजनीति के साथ साथ थोड़ी पारिवारिक स्थितियों को आकलन करें और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करें, क्योंकि आने वाला समय कहीं राजनीति आप आर्थिक दृष्टि से मजबूत नहीं रहेंगे तो, क्योंकि राजनीति का कल्चर बदल चुका है, इसलिए आप राजनीति के साथ साथ अपनी आर्थिक दृष्टि को मजबूत करिए। मैंने जो गलती की, जो मैं नहीं कर पाया, मुझे लगा कि सदा दिन ऐसी चलते रहेगा, धीरे से राजनीति में मैनेज हो जाएगा, जिसका खामियाजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। मैं आज किसी भी परिस्थितियों के लिए निकलता हूँ तो मुझे 10 बार सोचना पड़ता है। मेरे युवा साथी इस चीज़ों को भली भांति विचार करें। आप देश समाज के लिए समय दें, लेकिन पहली प्राथमिकता आपकी अपने आप को मजबूत करने की होती है। आप अपने आप को मजबूत करें। आज मैं उस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, ऐसा कोई मेरा युवा साथी ना गुजरे। ये सलाह तो दे रहे हैं कि लोगों को आर्थिक स्थिति, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? चूंकि आप जैसे मेरा पहले सवाल में ही बोले कि अब परिवार को समय देंगे, आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कर रहे हैं, क्या है रणनीति, क्या कर रहे हैं, अब कैसे सुधारेंगे? देखिए, मैं तो कुछ अलग अलग व्यवसाय को करने का प्रयास किया, जिसमें एक होटल भी स्टार्ट किया था, लेकिन किसी कारण से क्योंकि राजनीति में सक्रियता होने के कारण आप होटल में समय नहीं दोगे तो नहीं चल पाएगा, और अगर राजनीति में दोगे तो राजनीति में पूरा समय नहीं दोगे तो वहाँ भी 4 दिन नहीं दिखोगे तो वहाँ भी आपको कहेंगे कि रवि दिख नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगा कि लोग दिख नहीं रहा है, सक्रिय नहीं है, ये इल्ज़ाम लगाया, उससे अच्छा मैं रिजाइन दे दूं तो भाई मैं रहूंगा ही नहीं, तो मेरी सक्रियता और निष्क्रियता की बात नहीं होगी। इसलिए मैं पुनः उस होटल को स्टार्ट करूंगा। साथ ही साथ हम ट्रैवल लोग हैं, खेती के साथ पशुपालन का काम हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है, इसलिए मैंने मुर्गी फार्म का एक काम प्रारंभ किया है। अब उस पर धीरे से काम करेंगे, क्योंकि आज समय की मांग है। जनजाति समाज को संविधान से आरक्षण मिलता है, तो हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है कि हमको कैसे भी करके आरक्षण से नौकरी चाहिए, और जब नौकरी नहीं मिलता है तो हम 30-40 साल बाद हताश हो जाते हैं और कोई व्यवसाय कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाते हुए धक्का खाते हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से हमारे जनजाति समाज के युवाओं से निवेदन करूंगा कि आज डीजे, दारू और नशा, इनसे बाहर निकलें, क्योंकि आज के समय में नशा, डीजे, इसकी धुन में लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इससे बाहर निकले, और इससे बाहर निकल के आरक्षण का मतलब सिर्फ नौकरी और राजनीति ही ना देखें। कई प्रकार के जनजाति समाज के व्यक्तियों को व्यवसाय चालू करने के लिए कई सब्सिडी मिलती है, कई उनके लिए सुविधा होता है, उन सुविधाओं का लाभ लें। अपने परंपरागत व्यवसाय को आधुनिक तरीके से करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में लाए। भाई से जमता है तो भाई को कराए,
बहन से जमता है तो बहन को कराए, नहीं तो भतीजे को कराए, नहीं समझ आता तो अपने ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को व्यवसाय के क्षेत्र में मजबूत कराए। कैसे भी करके हमको आज की परिस्थिति में मजबूत होना है तो स्वरोजगार की ओर जाना पड़ेगा। और आज देश की मांग भी है, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि काम मांगने वाला नहीं, काम देने वाला बनिए। मैं जनजाति समाज के लोगों को उनकी पुरानी उस स्वाभिमान को जगाना चाहूँगा कि पहले वो कहते थे कि नौकरी सबसे निकृष्ट काम है, अपना काम, अपना खेती बाड़ी सबसे अच्छा काम है। तो आज के समय में आधुनिक तरीके से अगर आप किसी भी खेती को करेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है और खेती के साथ आप पशुपालन जैसे किसी भी एक अच्छे कार्य को कर सकते हैं तो करिए। और मैं मुर्गी पालन का काम अभी पिछले 2-3 माह से मैं कर रहा हूँ और आने वाले समय में उसको अच्छे से करके लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास करूँगा। तो ये आप सुन रहे हैं, रवि भगत जी हैं भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कल ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि इस्तीफा अब तक मंजूरी के संबंध में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रवि भगत जी खुद को पार्टी से अब अलग मान रहे हैं, परिवार में समय देने की बात कह रहे हैं, आर्थिक स्थिति सुधारने की बात कह रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? क्या रवि भगत जी को वाकई पार्टी में दबाया जा रहा था? अंदरूनी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? भाजपा के कई वरिष्ठ नेता क्या नाराज चल रहे हैं? इस तरह की बातें आती है और उसमें रवि भगत जैसे बड़ा नेता अगर इस्तीफे का ऐलान कर दे सिर्फ 2 लाइन में, तो ये सब चीजें कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। तो आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।